हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। देखें, हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर जो हमने शुरू किया था, रिडेम्पशन ऑफ प्रिफेंसर। आप उसका एक लेक्चर देख चुके हैं, सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा और ओवरऑल कितने लेक्चर होंगे सर इसके, मैं आपको बता देता हूं। नोट्स आपको कहां से अवेलेबल हो सकते हैं अगर आप इस चैप्टर को देखना चाहें तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखें, लेक्चर 1 में हमने बहुत इंट्रोडक्टरी और थ्योरेटिकल डिस्कशन किया था लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं अभी, इसमें मैं आपको जो आपका फर्स्ट लेक्चर है उसका शॉर्ट रिकैप दूंगा। फिर मैं आपको अकाउंटिंग फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रिफेंसर के रिडेम्पशन में क्या अकाउंटिंग होगी उस बारे में हम बात करेंगे। मैं कुछ खुद की तरफ से एग्जाम्पल्स बना के दूंगा, ठीक है, और कुछ आपकी स्टडी मटेरियल के या जो पास्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। ये कंटेंट रहेगा आज का। जो लेक्चर 3 है आपका, जो लेक्चर 4 है, ये CRR के बारे में बात करता है। CRR कब बनता है, क्यों बनता है, और उससे जुड़े हुए बहुत सारे एस्पेक्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। आप इसको देखना, इसके बाद ही आप कभी भी कहीं भी देखें तो बोनस शेयर का जो आप चैप्टर पढ़ते हैं वो आप तभी पढ़ें जब आप CRR के बारे में जानते हो, क्योंकि CRR का एकमात्र उपयोग बोनस से होता है। तो ऐसा क्यों होता है वो आपको मिल जाएगा। और फिर जो मैं लेक्चर 5 बनाऊंगा उसमें आपके स्टडी मटेरियल के पास्ट एग्ज़ाम के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जो 10-10 नंबर के आपको पूछे भी गए हैं, वो मैं रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। तो अभी सेकंड लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखें, मैंने कल बोला था कि ये चैप्टर 10 नंबर का भी आता है, 5 का भी आता है। मैं थोड़ा सा आपको इसके रिकॉर्ड्स शो कर देता हूँ। ये अपने स्टडी नोट्स हैं, जो क्लास नोट्स हैं एकेडमी के, अकाउंट सब्जेक्ट के। ये बुक है अपनी। तो इसमें हमने शुरुआत में, ये बुक आपको हमारे एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी, फीफा एकेडमी के एप्लीकेशन पे। कहाँ है वो मैं आपको शो कर दूंगा, आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और फीफा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल पे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने जो ये बनाया हुआ है एग्ज़ाम एनालिसिस, इसमें चैप्टर 5 हम देख रहे हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रिफेंसर। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रिफेंसर मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19 में 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स का आया हुआ है, और नवंबर 19 में ये नहीं पूछा गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक है और ये 10 नंबर तक का आता है, 5 से कम तो नहीं आता, ठीक है। ये बुक आप अगर चाहें, क्योंकि मैं क्वेश्चन इसी से प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप इसको देख सकते हैं अपनी एकेडमी का जो चैनल है, फीफा एकेडमी चैनल। इसमें आप अबाउट में चाहें तो आपको 2 लिंक मिलेंगी, आपको दिख रही होंगी, ठीक है। मैं थोड़ा खैर जूम नहीं हो रहा है, तो ये 2 लिंक दिख रही हैं। पहली लिंक है फीफा एकेडमी के एप्लीकेशन की, और दूसरी लिंक है फीफा एकेडमी टेलीग्राम चैनल की। आप उन पे एक्सेस करके इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को, ओके। एक बार हम शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था, और फिर हम आगे जाते हैं। कल हमने पढ़ा कि रिडेम्पशन का मीनिंग क्या होगा। तो हमने जो प्रिफरेंस होल्डर से पैसे लिए थे, उन पैसों को ड्यू डेट पर वापस करते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, इसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रिफरेंसर। तो हमने अगला पॉइंट पढ़ा था कि प्रिफरेंसर का रिडेम्पशन एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है। मतलब जितने 100 रुपये लिए थे, सपोज 100 रुपये वापस कर दें, या 100 रुपये लिए थे अब 110 रुपये, 120 रुपये वापस करें। डिस्काउंट पे भी हो सकता है, हमने बात की थी, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और जो मैं 5th लेक्चर में क्वेश्चन कराऊंगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन नवंबर 18 में पूछा गया था, 10 मार्क्स का, 5th लेक्चर में कराऊंगा। वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये क्या पॉइंट हमने डिस्कस करा था कि सोर्स क्या होगा, आप पैसे कहाँ से ला सकते हैं रिडेम्पशन के लिए। तो या तो आप रिडेम्पशन के लिए करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो नए प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर इशू करके ला सकते हैं। डिवेंचर अलाउड नहीं है, क्यों नहीं है, ये भी CRR के लेक्चर में कवर किया हुआ है मैंने ऑलरेडी।
और तो आप फ्रेश इशू कर सकते हैं शेयर का, प्रेफरेंस शेयर का या इक्विटी का, और उनसे पैसे ला के प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिडेम्पशन कर सकते हैं। या फिर आपने जो थोड़े थोड़े पैसे जोड़े हैं, रिजर्व करके रखे हैं, जो आपके प्रॉफिट से बचा के रखे हैं, उस रिजर्व्ड पैसे का भी आप उपयोग रिडेम्पशन में कर सकते हैं। उस पैसे से आप रिडेम्पशन कर सकते हैं। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो पैसा रिजर्व किया गया है, जो आपने थोड़ा थोड़ा से बचा के रखा हुआ है कि वो आपको फ्यूचर में काम आएगा, वो हो सकता है कि इन दी फॉर्म ऑफ कैश रखा हो, वो बैंक में भी जमा हो सकता है आपने उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया हो। तो आपको क्या करना है, बैंक से या उस इन्वेस्टमेंट को बेचकर वो पैसा निकालना है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट बेचें प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के लिए, तो आप समझें कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ से ख़रीदा था, आपने पैसे जोड़े थे उनसे ख़रीदा था। तो इन्वेस्टमेंट से रिडेम्पशन का मतलब होता है जो रिजर्व किए हुए पैसे कई इन्वेस्टमेंट को बेचकर हमने रिडेम्पशन किया है, यानी आउट ऑफ फ्री रिजर्व ही माना जाएगा। और CRR की जो रिक्वायरमेंट होती है वो करनी पड़ेगी पूरी। थर्ड पॉइंट ये था। फोर्थ पॉइंट बताया था मैंने कि आखिर फ्री रिजर्व होते क्या हैं जिनसे रिडेम्पशन हो सकता है। फ्री रिजर्व का मतलब होता है ऐसे रिजर्व्स, ऐसे प्रॉफिट्स जिनसे आप क्या कर सकते हैं, डिविडेंड बांट सकते हैं, जिन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, विच आर फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, जैसे P&L, जनरल रिजर्व, ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व्स या कैपिटल प्रॉफिट भी अगर रियलाइज इन कैश है। एक बात ध्यान रखें, जब तक क्वेश्चन साइलेंट है आप ऐसा माने कि जो कैपिटल रिजर्व है वो नॉन कैश है, मतलब आप उसका उपयोग ना करें तो बेहतर है, ठीक है। तो इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट, एज्यूम कैपिटल प्रॉफिट एज नॉन कैश, ठीक है। एक नोट आप ऐड कर लेना कहीं पे सुंदर सी राइटिंग में, मेरे जैसा नहीं लिखना है गंदा गंदा, ओके। अब अगला पॉइंट था कि ये फ्री रिजर्व नहीं है, ठीक है, यानी इनको आप रिडेम्पशन में भी उपयोग नहीं कर सकते, इनसे डिविडेंड भी नहीं बढ़ता। किससे? सिक्योरिटी प्रीमियम से, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के गिने हुए 5 उपयोग हैं। बोनस शेयर इशू करना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना, शेयर या डिवेंचर के इशू के समय जो खर्चे हुए हैं उनको राइट ऑफ करना, प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर के रिडेम्पशन पे प्रीमियम को राइट ऑफ करना। डिवेंचर के प्रीमियम को राइट ऑफ हर कोई कर सकता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन पे जो प्रीमियम है उसको राइट ऑफ करने के लिए कब सिक्योरिटी प्रीमियम उपयोग किया जा सकता है, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप अपने डिस्कशन के लिए अभी ऐसा समझ लें कि जो छोटी कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग कर सकती हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को राइट ऑफ करने में, रिडेम्पशन में नहीं, रिडेम्पशन के प्रीमियम को राइट ऑफ करने में, वो भी छोटी कंपनीज, बड़ी कंपनी नहीं कर सकती। और हमारे डिस्कशन में जो कि ICAI ने एक नोट भी दिया हुआ है, उन्होंने ऐसा माना है कि हम सारे एग्जाम्पल, सारे स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस हैं वो इस बेसिस पे ले रहे हैं कि हमारी जो कंपनियां हैं वो बड़ी हैं और वो सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग रिडेम्पशन के प्रीमियम को राइट ऑफ करने में नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम ये बात ध्यान रखेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग हमारे डिस्कशन के लिए ना तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को राइट ऑफ करने में होगा और रिडेम्पशन के पैसे चुकाने में तो होता ही नहीं है। देखिए क्या मतलब हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। आपको रिडेम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर का, 100 रुपये आपको फेस वैल्यू के देने हैं, 10 रुपये का आपको प्रीमियम देना है। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास आया है, ना तो आप उसका उपयोग, मान लो आपके पास 200 रुपये पड़ा हुआ है, ना तो आप उसका उपयोग प्रीमियम को राइट ऑफ करने में कर सकते हैं और ना ही आप रिडेम्पशन के 100 रुपये चुकाने में कर सकते हैं। यानी कि सिंपली आप समझें कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग इस चैप्टर में कर ही नहीं पाएंगे, ओके। तो देखें, ये फ्री रिजर्व नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व फ्री नहीं है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व स्पेशल पर्पस से बनाया गया है, स्टैट्यूटरी रिजर्व स्पेशल पर्पस से बनाए गए हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व रियलाइज इन कैश ही नहीं होता है। इस तरीके से आप इनका उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट जो हमने कल डिस्कस करा था, इसके बाद हम आज क्वेश्चन आंसर ही करेंगे, थ्योरी नहीं होगी आज। तो अगर आप कोई प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करते हैं आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, आपके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं, यानी आपके पास कोई पैसा पहले से पड़ा हुआ है प्रॉफिट का, आप उसका उपयोग रिडेम्पशन में कर रहे हैं, तो फिर जितने पैसे का उपयोग आपने रिडेम्पशन की नॉमिनल वैल्यू को चुकाने के लिए किया है, यानी 110 रुपये में आपने रिडीम किया 100 वाला प्रेफरेंस शेयर और ये पूरा पैसा आपने फ्री रिजर्व से निकाला,
तो 100 रुपये जो आपने फेस वैल्यू चुकाने में उपयोग किए, उतना पैसा आपको फ्री रिजर्व से निकाल के CRR में डालना पड़ेगा। क्यों सर CRR में? मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका लेक्चर नेक्स्ट है, मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आपको सारे कॉन्सेप्ट उसमें कवर हो जाएंगे। अप्रॉक्स 1.5 घंटे का कॉन्सेप्ट मैं केवल CRR को ही समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो आपको बस अभी प्रैक्टिस करते समय इतना ध्यान रखना है कि आप जो रिडेम्पशन कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर का, अगर वो फ्री रिजर्व से हुआ है तो फ्री रिजर्व से पैसे निकाल के आपको CRR में डालने होंगे। ओके, फॉर्मूला ये है CRR का कि बताएं नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कितने प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन किया। हमने बोला सर हमने 6 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन किया। ओके, रिडेम्पशन करने के लिए क्या आप फ्रेश इशू से पैसे लाए, और वो भी कौन से? फेस वैल्यू के। क्योंकि अगर आप सपोज़ आपने 2 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू के नए शेयर इशू किए हैं 50,000 के प्रीमियम पे, तो आपके पास पैसे आए 2.5 लाख। तो क्या आप 2.5 लाख रुपए का उपयोग ये फेस वैल्यू के आए हैं, ये प्रीमियम के आए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के, तो क्या आप इस 2.5 लाख रुपए का उपयोग रिडेम्पशन के लिए कर सकते हैं? देखो 2 लाख का तो कर सकते हैं जो आपको फेस वैल्यू के आए नए शेयर इशू करके, लेकिन नए शेयर इशू करके जो सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे आए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग रिडेम्पशन के लिए हो ही नहीं सकता, इसलिए आप इस 50,000 का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो आपने 6 लाख रुपए का आपको रिडेम्पशन करना था, इसके लिए आपने 2 लाख की फेस वैल्यू के सपोज फ्रेश इशू लाए हैं 50,000 के प्रीमियम पर, तो प्रीमियम के पैसे को आप भूल जाएं, वो उपयोग नहीं होगा, केवल 2 लाख आप रिडेम्पशन में उपयोग कर पाएंगे। 6 लाख में से 2 लाख आपने फ्रेश इशू से पैसे ले आए, तो बताओ 4 लाख कहाँ से? तो हमने कहा सर हमारे पास रखे हुए थे। ओके, अगर आपके पास रखे हुए थे इसका मतलब आउट ऑफ फ्री रिजर्व आप यूज़ कर रहे हैं, और फ्री रिजर्व से यूज़ कर रहे हैं तो आपको 4 लाख रुपए फ्री रिजर्व से निकाल के CRR में ट्रांसफ़र करने होंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा। ओके, ये मैंने कोई एग्जाम्पल लिया था, लेकिन आज मैं शुरू से अकाउंटिंग पार्ट बताता हूँ आपको, ठीक है। ओके, देखें कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 5 पॉइंट हो गए हैं। तो ये छठा पॉइंट, ये है अकाउंटिंग फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके, अब देखें जब आप प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कर रहे हैं तो हम सारे ट्रांजैक्शन को कुछ टुकड़ों में बांट लेते हैं। पहला, आपको पैसे चाहिए रिडेम्पशन में चुकाने के लिए। हो सकता है आपके पास सफिशिएंट बैंक बैलेंस हो सकता है कि आपके पास पैसे तो हों लेकिन आपने उसको इन्वेस्ट कर रखा हो, तो आप इन्वेस्टमेंट बेच के पैसे ला सकते हैं। हो सकता है आपके पास इन्वेस्टमेंट ना हो, आपने पैसे बचा के ही नहीं रखे, तो आप नए शेयर इशू करके पैसे ला सकते हैं। तो हमारा पहला जो डिस्कशन जाएगा वो पैसे कहाँ से आएंगे। दूसरा, वो पैसे हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करके पे कर देंगे। और तीसरा जो हमारी अकाउंटिंग का पार्ट बनेगा वो होगा कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने पेमेंट किया है या हमने उनको प्रीमियम पे किया है, तो जो प्रीमियम का लॉस जो हमें हुआ है उसको राइट ऑफ करना, ठीक है, या फिर जो फ्री रिजर्व से पैसा निकाला है उसको CRR में ट्रांसफ़र। ये जो थर्ड पॉइंट पे हमने की है ये हैं बुक एंट्रीज, ठीक है। आप बुक एंट्री समझते हैं। देखो जैसे आपने सैलरी चुकाई तो ये हुआ ट्रांजैक्शन, फिर सैलरी को आपने P&L में डाल दिया, ये हुई बुक एंट्री। डेप्रिसिएशन आपने लगाया, ये है बुक एंट्री। ऐसी एंट्री जो आप खुद ही करते हैं जिसका किसी और से संबंध नहीं है। तो पैसे लाने हैं, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने हैं, फिर कुछ बुक एंट्री जैसे लॉस हुआ तो राइट ऑफ करना और फिर जब को CRR में ट्रांसफ़र करना। ओके, तो हम शुरुआत से देखते हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी, पैसे लाने की। ओके, अब पैसे लाने का सोर्स हो सकता है आपके पास पैसे इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में पड़े हों, आप वहाँ से पैसे ला सकते हैं। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखें रिडेम्पशन की एंट्री कुछ और होनी है, लेकिन रिडेम्पशन के लिए पैसे चाहिए। पहले पैसे लाओ, फिर रिडेम्पशन को ड्यू करो, पे करो, फिर राइट ऑफ करो। समझ रहे हैं हम? तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स,
आप इन्वेस्टमेंट बेचेंगे पहले, क्या एंट्री आ जाएगी? आपकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, जितने भी रुपए हैं, फिर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब मान लें आपके 4 लाख के इन्वेस्टमेंट थे, आपने इनको 5 लाख में बेच दिया, तो प्रॉफिट हो गया। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डायरेक्ट एंट्री करते कभी नहीं है आपका स्टडी मटेरियल, लेकिन डायरेक्ट कर देता है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप सर कि अगर हम डायरेक्ट एंट्री कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ICAI खुद डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि लॉस हो बेचने पर, तो आप उसको कर सकते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो कोई जो भी आप ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉफिट या लॉस हो, आप उसको रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट बेचे, हो सकता है आपको प्रॉफिट हो या लॉस। अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है आप उसको P&L में ट्रांसफ़र करें। सपोज़ प्रॉफिट हुआ है तो दूसरी एंट्री आएगी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू प्री रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप, क्योंकि हो सकता है इन्वेस्टमेंट बेचने के पहले आपका कुछ फ्री रिजर्व हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट बेचने से जो प्रॉफिट हो रहा है या जो लॉस हो रहा है वो आपके फ्री रिजर्व के बैलेंस को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। और कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जितना फ्री रिजर्व में पैसा पड़ा है सबसे पहले वो यूटिलाइज़ करो, और अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो फिर आप क्या करना? फ्रेश इशू लाना। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट बेचने से जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको आपने फ्री रिजर्व में कंसिडर नहीं किया और आपने बैलेंस शीट का ही फ्री रिजर्व बस कंसिडर कर लिया, और आपने बोला सर हमारे पास तो इतना ही फ्री रिजर्व है और हम इसके अलावा फ्रेश इशू लाना पड़ेगा, तो आप समझ रहे हैं कि आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि आपने इस फ्री रिजर्व को जो ये जनरेट हुआ है इन्वेस्टमेंट को बेचने से, ठीक है, वो आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो आप ये एंट्री ज़रूर करें ध्यान से कि इन्वेस्टमेंट बेचने से प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको ट्रांसफ़र कर दें। अब अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा। अगर लॉस हुआ है तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये हमने सेकेंड एंट्री की है जहाँ हमें प्रॉफिट या लॉस हो गया है, तो हम पैसे ला रहे हैं, समझ रहे हैं आप, हम फाइनेंस कर रहे हैं, पैसे ढूंढ रहे हैं, सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी है और उसकी एक एंट्री की प्रॉफिट या लॉस हुआ। हम पैसे लाने के लिए फ्रेश इशू भी ला सकते हैं शेयर्स का। ओके, तो अगर हम फ्रेश इशू लाए हैं ऑफ शेयर्स, तो देखिए हम किस तरह की एंट्री करेंगे। सपोज हम इक्विटी शेयर इशू कर चुके हैं, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हम इक्विटी शेयर भी इशू कर सकते हैं या हम टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, हम प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, डिवेंचर हम इशू कर सकते हैं कैश लाने के लिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं माना जाएगा कि डिवेंचर के पैसों का उपयोग हम रिडेम्पशन के लिए कर सकते हैं। ये बात थोड़ी अजीब है सुनने में, लेकिन इसके ऊपर ही एक क्वेश्चन है जो 5th लेक्चर में होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10 मार्क का। और हो सकता है हम शेयर को प्रीमियम पे इशू करें, तो अगली एंट्री क्या आ जाएगी इसमें? क्रेडिट में टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हम इक्विटी शेयर को प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, बस हम उस प्रीमियम का उपयोग नहीं करेंगे। यानी कि सपोज़ करें कि हमने इस 100 रुपये की कैपिटल वाले शेयर 110 में इशू कर दिए, 110 रुपये आ गए, रिडेम्पशन में कितने उपयोग हो पाएंगे? केवल 100। ठीक है, 10 रुपये नहीं होंगे। तो ये 3 एंट्री, इन्वेस्टमेंट बेचना, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कंसिडर करना और शेयर इशू करना, ये हमने अभी रिडेम्पशन किया ही नहीं है। हम तो ये रिडेम्पशन के पहले क्या कर रहे हैं? पैसे जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये हमने पैसे जोड़े कहीं से कि यार रिडेम्पशन आ गया है, ये पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब पैसे आ गए तो हमने प्रेफरेंस होल्डर को बुलाया, हमने कहा इधर आओ बेटा, आपसे कुछ बात करनी है ना,
आपने पैसे जमा करे थे, अपने पैसे ले जा, है, लेट मत हो जाना, जल्दी आ जाना, सारे पैसे लेके जाना। जैसे बाबू भैया बुलाते ना हेरा फेरी में, वैसे ही। तो आपने उनको जल्दी से बुला लिया, तो आपने एंट्री की कि आपको प्रेफरेंस होल्डर का पैसा देना है। तो लायबिलिटीज ऑफ प्रेफरेंस, मैं हेडिंग डाल देता हूँ, मेक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ड्यू, आप उनको पहले ड्यू कर दो। तो लायबिलिटीज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नाम से दिखाई दे रही है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, वो हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चुकाना है। तो आ जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मैं शॉर्ट में लिखूंगा अगली बार, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो आपको 100 रुपये चुकाने हैं, उनके 1 लाख रुपए चुकाने। तो आपने एंट्री कर दी कि आपकी 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, हाँ आपके 1 लाख रुपए चुकाने हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, अच्छा अगर ऐसा ही रहे, फिर अगली आप एंट्री क्या करोगे, मेक पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मेक पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, आप उनका पेमेंट कर दोगे। तो देखें पेमेंट क्या हो जाएगी एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसे आप पहले ही ला चुके हैं इन्वेस्टमेंट बेच के या प्रॉफिट से, जहाँ से भी निकाला हुआ आपने, या बैंक बैलेंस हो सकता है आपका, जो भी। तो आपने 1 लाख रुपए चुका दिए, ठीक है, ये हो गया रिडेम्पशन एट पार। हो सकता है सर रिडेम्पशन एट प्रीमियम होना हो, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख की है, लेकिन चुकाने 1,20,000 हैं। तो क्या एंट्री करेंगे, तो देखिए हम एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख की और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, ठीक है, 20,000 का, सपोज 20,000 का प्रीमियम, कितना चुकाना है, 1,20,000, ये ड्यू की एंट्री, तो हम पे कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,20 टू बैंक 1,20। समझ आ रहा है आपको अच्छे से? कोई भी डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, बुराइयाँ नहीं लिखनी कमेंट में तारीफ लिखनी होती है, और यहाँ पर डाउट जो आपको होगी, है ना, बुराई पर्सनली बुराई नहीं करते किसी की। ये 4th एंट्री हो गई, ये 5th एंट्री हो गई। आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू कर दिया, आपने उनको पे कर दिया, ठीक है। अब आपको करनी है बची हुई बुक एंट्री। तो 6ठी एंट्री, अब देखें आपने यहाँ जो रिडेम्पशन करा वो प्रीमियम पे किया, प्रीमियम आप दे रहे हैं, यानी कि आपने लिए उनसे 1 लाख रुपए थे, दे रहे हैं 1,20,000, तो ये आपके लिए क्या हो गया, एक तरीके का लॉस हो गया, इसलिए वो डेबिट भी है। अब इस लॉस को आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो हम हेडिंग डाल रहे हैं राइट ऑफ लॉस ऑन राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन पे जो प्रीमियम है उसको आप राइट ऑफ कर दें। तो क्या एंट्री आ जाएगी, देखो वो डेबिट है, अब क्रेडिट हो जाएगा। तो पहले मैं इसको क्रेडिट कर देता हूँ, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और डेबिट क्या करेंगे हम, बताएं आप क्या डेबिट करेंगे। तो क्या सर सिक्योरिटी प्रीमियम कर लें, तो मैंने आपको बोला है कि मत करें आप सिक्योरिटी प्रीमियम, कुछ कंपनीज़ को अलाउ होता है, छोटी कंपनी को, बड़ी को नहीं। और जो ICAI क्वेश्चन बना रही है वो ऐसा मानते हुए बना रही है, उन्होंने नोट डाला है इस बात का कि ये सारे बड़ी कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो आप इग्नोर कर दें इसको, और आप किसका उपयोग करें, आप P&L का उपयोग कर सकते हैं, आप जनरल रिजर्व से भी इनको राइट ऑफ कर सकते हैं। इन शॉर्ट बोलें तो आप किसी भी फ्री रिजर्व से इनको राइट ऑफ कर सकते हैं। मैं ऑब्लिक में ना लिख के इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्योंकि P&L जनरल रिजर्व यही तो कहलाते हैं फ्री रिजर्व, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, आप क्वेश्चन में अगर P&L जनरल रिजर्व दिए हैं तो P&L जनरल रिजर्व का ही नाम यूज़ करेंगे, और क्वेश्चन में फ्री रिजर्व नाम से दिया हुआ है तो फ्री रिजर्व यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि P&L दिया है आप बोले तो फ्री रिजर्व है, आप एंट्री में फ्री रिजर्व लिख दो। अगर कोई अकाउंट का नाम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आप उसका अकाउंट कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एक तो हमने प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया, और बस अब एक एंट्री और बची है CRR बनाने की, ठीक है। तो ये है
ट्रांसफ़र ऑफ फ्री रिजर्व टू CRR। ओके, तो एंट्री आ जाएगी फ्री रिजर्व, जो भी हो सकता है वो P&L हो सकता है, जिस नाम से दिया है वही नाम यूज़ करेंगे आप। अकाउंट डेबिट टू CRR। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कितना CRR बनेगा, तो यहाँ फिर से लिख देता हूँ, नोट अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू CRR कितना होगा, तो CRR इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड। ठीक है, देखें नॉमिनल वैल्यू बस लेना है आपको, क्योंकि प्रीमियम को आप ऑलरेडी रिजर्व से राइट ऑफ कर चुके हैं। अब इतनी नॉमिनल वैल्यू और चुकाई है आपने, उसका पैसा कहाँ से आया, तो क्या उसके लिए आपने फ्रेश लाया, और फ्रेश लाया तो उसकी भी नॉमिनल वैल्यू ले लें। नॉमिनल वैल्यू जिसको मैंने लिखा था फेस वैल्यू, या जिसको मैंने लिखा था प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। ध्यान रखें शेयर्स, ठीक है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो या इक्विटी। डिवेंचर नहीं आएगा, ठीक है, डिवेंचर मैं लिख के काट देता हूँ, नहीं आएगा। अगले लेक्चर में कवर है क्यों नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी नॉमिनल वैल्यू लेना है आपको, यहाँ भी नॉमिनल वैल्यू लेना है। सर यहाँ प्रीमियम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपको मैं समझा चुका हूँ जस्ट पहले, फिर भी समझा रहा हूँ कि अगर 1 लाख रुपए आपको रिडेम्पशन के चुकाने हैं नॉमिनल वैल्यू के, और आपने नए शेयर इशू किए हैं, वो शेयर 50,000 की फेस वैल्यू हैं और आपने उनको 10,000 के प्रीमियम पर इशू किया है, तो क्या आप प्रीमियम का पैसा रिडेम्पशन में उपयोग कर सकते हैं? नहीं। तो फिर आप केवल किसका उपयोग कर सकते हैं? फेस वैल्यू का। तो 1 लाख की फेस वैल्यू का रिडेम्पशन करना है, 50,000 की फेस वैल्यू आप फ्रेश इशू लाए हैं, बचा हुआ 50,000 आपको CRR बनाना पड़ जाएगा। सिंपल। ओके ओके, ठीक है, तो आपको बात समझ आई। मैं एक बार दोहरा देता हूँ, एंट्री क्या करनी है। पहले आप इन्वेस्टमेंट को बेचें, फिर उस पर जो प्रॉफिट लॉस उसको आप रिजर्व में ले जाएं, फिर आप तीसरा काम क्या करें, आप फ्रेश इशू, क्वेश्चन इंस्ट्रक्ट करेगा, मन से नहीं करेंगे। फ्रेश इशू उन्होंने बोला है तो फ्रेश इशू करें, ठीक है। और ध्यान रखें फ्रेश इशू से जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आएगा वो ना तो प्रीमियम और रिडेम्पशन में यूज़ करना है, ना ही रिडेम्पशन की नॉमिनल वैल्यू चुकाने में। ये 3 एंट्री हो गई पैसे लाने की। फिर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू कर रहे हैं, फिर हम उनको पे कर रहे हैं, और फिर जो बुक एंट्री है, बुक एंट्री में हमेशा ध्यान रखना CRR बनाने की एंट्री, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन नहीं कि आपको याद आ जाए कि हाँ यार मुझे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देना था या फिर मुझे इन्वेस्टमेंट बेचना था। ये आपको खुद से करनी है, और इसको करने में बच्चे भूल जाते हैं, नॉर्मली भूल जाते हैं। उनको तब याद आता है जब उनकी बैलेंस शीट में कुछ प्रॉब्लम सामने आती है। खैर आप ये एंट्री भूल जाओगे तो भी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, क्योंकि जहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में फ्री रिजर्व को आप CRR में ट्रांसफ़र करते नहीं करोगे तो CRR नहीं दिखेगा, लेकिन फ्री रिजर्व तो दिखता ही रहेगा लायबिलिटी साइड रिजर्व एंड सरप्लस में, तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, है ना, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी एक एंट्री छूट गई है। ओके, तो देखें ये हमने डिस्कशन करा अकाउंटिंग का, मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूँ, ठीक है। बस 1 मिनट में पानी पी लूँ। ठीक है, देखिए हम कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। हमने एक एग्जाम्पल पहले भी लिया था, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ये है, मैं थोड़ा सा लैंग्वेज यूज़ कर देता हूँ। गिवन बिलो इज दी बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड, कोई लिस्टेड कंपनी लेते हैं। बैलेंस शीट की ज़रूरत नहीं थी, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट की ज़रूरत थी हमें। तो एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम ले रहे हैं, बाकी से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखें ये हम ले रहे हैं 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इनके पास प्रेफरेंस शेयर हैं, सपोज
5 लाख रुपए के। इनके पास फ्री रिजर्व है 8 लाख। इन्होंने पैसा बचा के रखा है 8 लाख। वो पैसा इन दी फॉर्म ऑफ कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो इनके पास एसेट्स के रूप में जो हमें ज़रूरत है वो पड़ा हुआ है बैंक बैलेंस है और इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट्स हैं इनके पास 3 लाख के और बैंक बैलेंस है इनके पास। बैंक में आपके रिजर्व का पैसा भी पड़ा हो सकता है और बाकी कुछ भी हो सकता है, शेयर कैपिटल का पैसा भी हो सकता है, लोन का पैसा भी हो सकता है। तो पैसा है इनके पास सफिशेंट, सपोज 10 लाख 7 लाख, ठीक है। ओके, नाउ कंपनी बॉन्ड टू रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर्स एट 20% प्रीमियम। कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को 20% के प्रीमियम पे रिडीम करना चाहती है। दूसरी बात है, फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ से पैसे की ज़रूरत थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि रखे हुए तो सारे यूज़ कर लो। फॉर दिस पर्पज़ इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट्स एट रुपी, देखो 3 लाख रुपए के हैं तो 3,50,000, 3,50,000 रुपये में बेच दिया। नो फ्रेश इशू इज मेड, आपसे बोला गया है जनरलाइज, आप इसकी जनरल एंट्री करें। तो आप सबसे पहले देखें 5 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, 8 लाख के रिजर्व हैं, 3 लाख के इन्वेस्टमेंट हैं, 7 लाख के बैंक बैलेंसेस हैं अपने पास। कंपनी 20% के प्रीमियम पर रिडीम करना चाहती है और उसने इस पर्पज़ से सारे इन्वेस्टमेंट 3,50,000 रुपये में बेच दिए। कोई नया शेयर इशू नहीं लाया गया। इसका मतलब कोई नया शेयर इशू करके पैसे नहीं लाए, मतलब कि जो पैसे रखे हुए थे किसी भी फॉर्म में रखे हुए पैसे उपयोग किए गए, मतलब जो रिजर्व्ड पैसा है वो उपयोग हुआ है, ठीक है। अब हमने सॉल्यूशन लेते हैं हम। तो हमने 3 टुकड़ों में बांटा था अपने सारे सॉल्यूशन को। पहला, पैसे कहाँ से आएंगे उनकी अकाउंटिंग करो, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करके पे कर दो और फिर जो बची हुई बुक एंट्रीज हैं वो कर लो। तो पहले पैसे ले आते हैं। तो पहले एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट बेच के पैसे लाने की, और एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए में बेच दिए, 3.5 लाख रुपए में, 3,50,000। टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट थे, 3 लाख के। तो क्या हुआ, प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना, 50,000। दूसरी एंट्री हम क्या करेंगे, जो है प्रॉफिट हुआ उसको हम P&L में डाल देंगे, ठीक है, या फिर रिजर्व नाम से डाल देंगे। तो अगली एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, तो फिर रिजर्व भी आप लिख सकते हैं। 50,000 रुपये का प्रॉफिट फिर रिजर्व में चला गया। ओके, तो ये पैसा आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करेंगे, ठीक है, और फिर उनका पेमेंट कर देंगे। तो तीसरी एंट्री जो हमारी आएगी वो एंट्री आई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर थे, याद है आपको, 5 लाख रुपए के। उनका रिडेम्पशन 20% के प्रीमियम पे होना है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कैपिटल लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रही होगी वो कितने की है, 5 लाख के। और फिर प्रीमियम भी देना है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट, कितना, 20%। तो ये हो गया 1 लाख रुपए। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में कितने पेमेंट करने हैं हमें, 6 लाख। मैं नरेशन अभी नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिखूँगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसके साथ ही। बीइंग
अमाउंट मेड ड्यू। चौथा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 6 लाख रुपए। तो हम 6 लाख रुपए पूरा पे कर देंगे। और नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग अमाउंट पेड। ओके, तो ये हो गया पेमेंट करने की एंट्री। आज शेयर होल्डर से संबंधित वो हो गई पैसे लाने की एंट्री। अब हमें बुक ट्रांजैक्शंस एंट्री करनी है। तो 4th पॉइंट था। 5th पॉइंट, हम क्या करें? जो हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लिया इसको राइट ऑफ कर दें। ठीक है, तो एंट्री आ जाएगी फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 1 लाख रुपए टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट 1 लाख रुपए। ठीक है, ओके। और आखिरी एंट्री आएगी ट्रांसफ़र टू CRR। पहले एंट्री कर लो फिर देखते हैं अमाउंट कितना। क्या एंट्री आ जाएगी? एंट्री आ जाएगी फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू CRR। कितना CRR? तो CRR इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड लेस फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या प्रोसीड बोले हम उसको, बस आप सिक्योर्ड प्रॉम नहीं लेंगे। ठीक है, तो फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। अब देखें कितनी नॉमिनल वैल्यू का रिडेम्पशन करना है हमने? 5 लाख का। हमने उनको 6 लाख रुपए दिए, 1 लाख का प्रीमियम था, लेकिन वो प्रीमियम तो हम ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं। अब वो तो हमने फ्री रिजर्व से निकाल ही लिया। अब बचे हुए 5 लाख कहाँ से आए? तो हमने कहा क्या आप नए शेयर इशू किए थे आपने इनको चुकाने के लिए? हमने कहा नहीं। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आपने नए शेयर इशू नहीं किए तो जो रखा हुआ पैसा था आपने वही तो उपयोग कर लिया। तो आपने पूरा 5 लाख फ्री रिजर्व से यूज़ करा, इसलिए आप पूरा 5 लाख CRR में डालें। ओके, तो CRR में कितना आ जाएगा? 5 लाख रुपए CRR में आ जाएंगे। ओके, समझ रहे हैं आप? ठीक है, हम आपकी बुक के 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं नॉर्मल से, फिर आप CRR के कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम 5th लेक्चर में और भी क्वेश्चन आंसर करेंगे आपके। देखें, ये आपकी बुक का यह चैप्टर 5 है बुक में, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बुक मतलब मेरे जो अपनी क्लास नोट्स हैं उसमें 5th है ना, आपके स्टडी मटेरियल में चेंज हो सकता है। तो एक सेकंड क्वेश्चन देखें, मैं छोटे छोटे और अच्छे क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। सी लिमिटेड हैड 10,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दिख रहा है आपको? हैड 10,000 10,000 है, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुली पेड अप। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। तो 10,000 शेयर हैं, 100 का 1, ठीक कितने हो गए? 10 लाख। और वो एट पार रिडेम्पशन करना चाह रहे हैं, मतलब जितने पैसे लिए थे उतने ही वापस करने हैं। बाय इशू ऑफ सफिशेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। बोले कि जो भी पैसा चुकाना है उसके लिए हम जितने ज़रूरी हैं उतने प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। 10 वाला प्रेफरेंस शेयर हम 12 में इशू करेंगे। देखिए, जब एक प्रेफरेंस शेयर इशू होगा यहाँ 12 में, खैर हम 1 मिनट बाद बात करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पूरा। तो आगे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। रिक्वेस्ट तो क्या ही करेंगे वो, है ना, वो तो ऑर्डर करेंगे कि सुनो ऐसा करना है आपको। सो यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन्स इन बुक्स ऑफ द कंपनी। तो 10,000 शेयर हैं, 100 रुपये का एक शेयर है, ठीक है। आपको रिडेम्पशन करना है नए शेयर इशू करके। तो पहले तो आप बताएं कितने शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे, ठीक है, और फिर उनकी आप जनरल एंट्री कर लो। ठीक है, हम देख लेते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक का। क्वेश्चन 2 क्लास नोट्स। आपने अगर क्लास नोट्स देखे हैं तो ये 3 कैटेगरी में बांट रखा है मैंने क्लास नोट्स को। क्लास नोट्स के शुरुआती क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद आपको आगे जाके हेडिंग मिलेगी जिसमें आपको प्रैक्टिस मैनुअल के और पास्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चन मिलेंगे। उनके नीचे लिखा भी रहेगा कि वो क्वेश्चन किस अटेम्प्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो कहाँ का है। जिनके पास भी बुक नहीं है वो देख सकते हैं, आपकी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ठीक है। हेडिंग आप देख लें इसकी। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं सॉल्व। अब देखें, हमें सबसे पहले निकालना है कितने शेयर इशू करना है। तो देखें अमाउंट, हेडिंग डाल दूँ मैं, वर्किंग नोट है क्योंकि उन्होंने ऐसा पूछा नहीं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर रिक्वायर्ड टू बी इशूड, कितने इक्विटी शेयर इशू करने की ज़रूरत है हमें। तो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोला कि जितना भी पैसा चाहिए ना सारा आप शेयर इशू करके ले आओ। तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर हैं इंटू 100 रुपये का एक है, तो कितने हो गए 10 लाख रुपए चाहिए। अब है एक शेयर जो आप इशू कर रहे हैं, अभी देखना अच्छे से, वो आप इशू कर रहे हैं 12 रुपये में। लेकिन जब आप उसको 12 रुपये में इशू करेंगे, 10 रुपये का शेयर 2 रुपये की प्रीमियम पे आप जब 12 में इशू करेंगे तो क्या आपको जो 12 रुपये आएगा वो 12 रुपये पूरे आप रिडेम्पशन करने के लिए उपयोग कर पाएंगे। 10 रुपये आपके पास फेस वैल्यू के आ रहे हैं, आप उसका उपयोग रिडेम्पशन में कर सकते हैं। 2 आपके पास प्रीमियम के आ रहे हैं, आप उसका उपयोग रिडेम्पशन में कर ही नहीं सकते। तो अल्टीमेटली एक शेयर इशू करके आएंगे तो 12 रुपये, लेकिन आप उपयोग केवल कितने का कर पाओगे 10 रुपये का। तो अगर आपको 10 लाख रुपए चुकाने हैं तो आपको ऐसे समझना कि एक शेयर से 10 रुपये ही ऐसे आएंगे जिनका मैं उपयोग कर पाऊंगा। तो मैं कितने शेयर इशू करूँ कि 10 लाख रुपए हो जाए। इसलिए आप जो डिवाइड करेंगे यहाँ पर वो इशू प्राइस से नहीं करेंगे, आप करेंगे किससे, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशूड, कितना 10। तो यही आप उपयोग कर पाएंगे, इतना पैसा ही आप यूज़ कर सकते हैं फॉर रिडेम्पशन। तो अगर एक शेयर से 10 रुपये आएंगे तो 10 लाख चुकाने के लिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, कितने इक्विटी शेयर इशू करने पड़ जाएंगे आपको, 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करने पड़ जाएंगे। अब अगर हम इसकी एंट्री करें तो देखें किस तरीके की एंट्री होगी। बताओ पहले रिडेम्पशन करें या पहले इशू करें। इशू करें, पैसे लाएं फिर रिडीम करें, है ना, पैसे लाने ना पहले। तो पहली एंट्री क्या आ जाएगी, देखें बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 1 लाख शेयर इशू करेंगे आप, 10 रुपये नॉमिनल वैल्यू के 10 लाख रुपए। 1 लाख शेयर इशू करने पर 2 रुपये प्रीमियम के 2 लाख रुपए। आपके पास पैसे आएंगे 12 लाख, लेकिन उसमें से 2 लाख प्रीमियम के, इसलिए आप उसको रिडेम्पशन में यूज़ नहीं कर पाएंगे, केवल 10 लाख आप उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। तो शेयर इशू करके पैसा आ गया। अब हम क्या करें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू करें। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम पे है नहीं, एट पार है, तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, कितना 10 लाख रुपए, और हम पे कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, आप नरेशन लिखना है ना, मैं केवल आपका टाइम सेव करने के लिए यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखना प्लीज़।
तो टू बैंक आप कितना पे कर दोगे? 10 लाख। बताएं क्या कोई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है? नहीं। क्या CRR बनना है? चौथा, CRR नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने पूरा पैसा नए से रिज्यू करके लाया है, हमने रखा हुआ पैसा यूज ही नहीं किया। ओके, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसको एक बार देखना, ठीक है? फिर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज़ ट्राई करिएगा आप, ठीक है? अगर आपके बुक नहीं है तो भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको सॉल्व करना है और आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है? कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताओ हम चाहते हैं कि कम से कम शेयर इशू करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रिजर्व से उपयोग हो जाए, बताओ हम कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो आप कंसिडर करो कि हमें रिडेम्पशन कितने का करना है, हमारे पास कितना रिजर्व है। चलो इतना पैसा तो हम रिजर्व से यूज़ कर लेंगे और बचे हुए पोर्शन के लिए हम क्या करेंगे? शेयर इशू करेंगे। तो जब आप रिजर्व के पैसे की तरफ देखें तो आप ध्यान रखें कि इसी रिजर्व के पैसे से हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसर को भी राइट ऑफ करना है और यही रिजर्व हमें फिर CRR के लिए भी निकालना है। तो अगर उस क्वेश्चन में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसर है तो आप अपने रिजर्व में से वो हटा लें और फिर देखेंगे अच्छा इतना रिजर्व और बचा है, इसको भी हम रिडेम्पशन में यूज़ कर सकते हैं, फिर भी इतना पैसा कम पड़ जाएगा, इसलिए हमें अब क्या कर लेना चाहिए? इतने पैसे के लिए फ्रेश इशू लाना चाहिए। और फ्रेश इशू में हमेशा ध्यान रखें कि सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का उपयोग नहीं करना है, इसीलिए फेस वैल्यू से डिवाइड करें, ठीक है? एक क्वेश्चन है जो आपको लगेगा कि इसके अपोजिट जा रहा है, वो अपोजिट नहीं है, वो आपको वो कॉन्सेप्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो ऐसा लगेगा, ठीक है? तो मैं उसको आपको सॉल्व करा दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि आप कुछ चैप्टर्स आप यहाँ देख सकते हैं यूट्यूब पे जो डाले हुए हैं, बाकी चैप्टर्स के लिए, बाकी सब्जेक्ट के लिए आप FIFO ऐप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स, सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय।